NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं मुकेश सहनी जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट। नमस्ते, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि आप बैठक कर रहे हैं जगह जगह, क्या कुछ इसकी रणनीति बन रही है? क्या 2020 के लिए रणनीति बना रहे हैं? देखिए, कोई नया नहीं है। पार्टी का एक काम है जो हर जिला वाइज हम लोग बैठक कर रहे हैं। बूथ स्तर पे कैसे कमेटी मजबूत होना चाहिए, अब बिहार में कैसे अपनी पार्टी जो है, अभी तक हमारी संगठन के नाम पे हम लोग 2019 में हम लोगों ने दिखाया, 2018 तक हमारे संगठन चल रहा था। हमने नवंबर में पार्टी बना के बिहार में चुनाव, हमने महागठबंधन के सहयोगी बन के चुनाव लड़े। तो अभी हमारे टाइम अभी हमको मिला 1 साल के बाद, फिर 2020 में चुनाव होने वाला है। तो हम लोग अभी बूथ स्तर पे कैसे पार्टी मजबूत हो, कमेटी बने, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमको 2020-19 में जो चुनाव में हम लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे आए, तो उसका एक ही कारण था कि हमारा बूथ जो था वो बहुत मजबूत नहीं था। बूथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। पे कोई गार्जियन नहीं था, तो हम लोग अभी पूरे बूथ पे गार्जियन को अपॉइंट करेंगे, बूथ अध्यक्ष वगैरह सब बनाएंगे और मजबूती से 2020 का तैयारी कर रहे हैं। और यही इसी को लेकर आज हमारे गया से लोग आए हैं ना, अलग अलग रोज अलग अलग जिला से लोग आके बैठक कर रहे हैं, सब अपने अपने रणनीति रख रहे हैं और कैसे आगे काम किया जाए उसके ऊपर चर्चा हो रहा है। अच्छा, लगातार सरकार कह रही है कि जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो सदन से गायब हैं और अपने विपक्ष का रोल सही से ये नहीं प्ले कर पा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार आज देश में जो सरकार है वो अपने अनुकूल चलने लगा है, ठीक है। वो विपक्ष को बिल्कुल ही देखना नहीं चाहता, उनको इज्जत नहीं देना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी कहीं ना कहीं अपना एक रणनीति होगा। लालू जी का लड़का है और लालू जी का रणनीति आपको पता है कि देश में क्या उनका रणनीति होता है। तो कहीं ना कहीं उनका अपना रणनीति होगा, उस रणनीति पे वो काम कर रहे हैं। और पक्ष में जो लोग हैं, देखिए, वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। आज देख लीजिएगा, बिहार में पक्ष में ही जो लोग एक साथ हैं, जेडीयू बीजेपी, वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। उनको आपस में सर फुटबॉल हो रहा है। तो हम लोगों को विपक्ष की अब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब विपक्ष की आज की तारीख में ज़्यादा जरूरी है मेरे दृष्टिकोण से कि हम लोग अपने अपने संगठन पार्टी को मजबूत किया जाए, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। विपक्ष में जितने भी लगातार ऐसा सवाल किया जा रहा है कि जो प्रतिपक्ष का जो एक रोल है कि सदन में सरकार के खिलाफ जो भी चीज़ें जो नहीं हो रहा है उसको रखा जाए, वो नहीं कर पा रहे हैं प्रतिपक्ष। ना, अपने स्तर से तो कर रहे हैं और कुछ ऐसा हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि सदन में जब आ ही नहीं रहे हैं, फिर किस तरह से इसको देखा जाए? आना चाहिए, सदन में आना चाहिए। और कहीं ना कहीं नहीं आ रहे तो उसके लिए तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी बढ़िया से जवाब दे पाएंगे। और क्योंकि प्रतिपक्ष नेता वही हैं, और रहा कि उनके भी अपने कोई पॉलिसी होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि उनके भी कोई अपनी पॉलिसी होगा नहीं आने का। बाकी रहा कि आना चाहिए। जीतन राम मांझी भी इस पर नाराज़गी व्यक्त की है कि जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर नाराज़ हैं वो भी। नहीं, नाराजगी का कोई इसमें बात नहीं है। उनके पार्टी के सारे विधायक 80 विधायक हैं, और हमको लगता है कि ये एनडीए को हमारे जितने भी विधायक हैं वही काफ़ी है। आज भी सदन में हमारे 100 से अधिक गठबंधन के विधायक हैं, और वही लोग काफ़ी है सरकार को ताकत दिखाने का, उनको बताने का। और हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी आना चाहिए। बीच में उनकी तबीयत खराब था, इसके कारण नहीं आए, और अभी क्या प्रॉब्लम है ये चीज़ वही तेजस्वी जी ही बता पाएंगे। और अपनी रणनीति के अनुकूल वो भी काम कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने मांग किया है सुशील मोदी और नीतीश जी के जो भी संपत्ति है उनका ब्यौरा जांच करने के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी बातों से सहमत है क्या? जी, निश्चित तौर पे जांच होना चाहिए इन लोगों का, जो भी सरकार में है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो या विधायक हो, तो सबके जांच। कहना है कि वो घोटालों में 36 घोटाले उन्होंने आंकड़ा दिया कि 36 घोटाले में वो संलिप्त हैं और उनके लिए जांच करना चाहिए। ये कोई असंभव बात नहीं है। निश्चित तौर पे बिहार में आप जिस तरीके से हम देखिए, चुनाव के टाइम में पैसे का जो खेल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता से ही उगाही किया जाता है, वही पैसे का खेल हो रहा है। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किस तरीके से घोटाला हो रहा है। तो जांच होना चाहिए, टाइम टाइम पे हर आदमी पे जांच होना चाहिए। जैसे नीतीश जी आरएसएस के ऊपर जांच कराए हैं, उनके संगठन कौन है, कहाँ किस तरीके से चल रहा है। तो अगर आरएसएस पे जांच हो सकता है तो नीतीश जी पे भी जांच होना चाहिए, सुशील मोदी जी पे भी जांच होना चाहिए। तो हर नेता का जांच होना चाहिए, चाहे कल मैं भी हूं तो मेरा भी जांच होना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो मेरे भी जांच होना चाहिए। तो इसी तरीके से जांच होना चाहिए।
अच्छा, बाढ़ पीड़ितों के लिए अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट्स आ रही है तो ऐसा हो रहा है कि कहीं कम मात्रा में राहत सामग्री पहुंचा है, कहीं ऐसा सामग्री पहुंचा है जो खाने लायक नहीं है। उसके बारे में क्या कहेंगे? आप एक डीएम, दरभंगा डीएम साहब का क्या प्रतिपक्ष का रोल नहीं है, प्रतिपक्ष नेता का ये रोल नहीं है कि वो सदन में पहुंचे और इन चीज़ों को रखे उनके सामने? ने बात तो रखा जा रहा है, और सरकार देखिए, अब प्रतिपक्ष का बात है कि रखना, लेकिन सवाल है कि जवाबदेही तो आपका है। सरकार आप चला रहे हैं, आपका दायित्व है कि सही से जो भी बाढ़ पीड़ित है उनको सही से मुआवजा मिले, सही से उनकी व्यवस्था हो। अभी हमने एक दरभंगा डीएम का वेबसाइट पे जाकर हमने देखा कि नीतीश जी अभी अलीनगर गए थे दौरा करने के लिए। आप देखिए वहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है। अब बाढ़ का दौरा करने के लिए जा रहे हैं और कारपेट बिछा हुआ है, आप किस तरीके का दौरा कर रहे हैं भाई? थोड़ा जनता को बताइए कि आप किस तरीके का दौरा कर रहे थे। कारपेट बिछा के दौरा होता है कि आपको पानी में उतरना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये दिखावा कर रहे हैं, और जो ग्राउंड समाज के लोगों ने मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार से जो उपलब्धि होना चाहिए, सहायता मिलना चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए, बिहार में हमारे लोगों को उस तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा है। लोग जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, कैसे भी करके। आज तक नाव तक उन्होंने उपलब्ध नहीं करा पाया सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ में विफल है। ऐसा कहा जाए कि तेजस्वी यादव जिस तरह से अपना सदन में अनुपस्थिति दिखा रहे हैं, उस तरह से हो सकता है गठबंधन, महागठबंधन में कुछ मतलब हेरफेर देखने को मिले। हो सकता है कोई पार्टी अलग भी हो सकती है। ये निश्चित तौर पे 2020 में जो आज बिहार में जो समीकरण है, ये आपको 2020 में दिखने के लिए नहीं मिलेगा। ये गठबंधन एनडीए हो या यूपीए हो, ये बहुत बड़ा बिखराव होने वाला है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मैं आज से आपको मैं बता दूं कि ये सब होना है, लेकिन क्या होगा ये आज बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन ये जो आज समीकरण दिख रहा है वो नहीं रहेगा। मुकेश सहनी जी किस मुद्दे पे 2020 का चुनाव लड़ेंगे? कोई अभी तक रणनीति या फिर कोई फिक्स ऐसा? नहीं, मेरा मुद्दा एक ही रहेगा, बिहार का विकास, बिहार के युवा के लिए रोजगार। आज आप देखिए क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार ने स्टूडेंट के लिए उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड का एक लागू किया था कि 4 लाख रुपए तक हम बच्चे को, स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। आज उन्होंने, सरकार ने यू टर्न लेकर कहीं ना कहीं जो बच्चे लोग दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा चुका था, वहाँ पे उसने ग्रेड में बांट दिया। इसके लिए हम लोगों ने कोर्ट में भी अपील फाइल हमने किया है और सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बिहार के युवा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और हमारा लड़ाई होगा कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार के लोगों को कैसे आगे तरक्की मिले, युवा को कैसे रोजगार बिहार में मिले, वो हमारी लड़ाई होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार पॉलिसीज भी बन रहे हैं और कैंप भी चलाया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है किस तरह से हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। हाँ, तो इसके लिए तो देश के प्रधानमंत्री को ही, दिल्ली में अभी उनकी सरकार है, उनको पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए पक्ष विपक्ष सबसे राय विचार लेकर एक अच्छा रणनीति बनाना चाहिए कि किस तरीके से होना चाहिए। और इसके लिए तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, सरकार को ही करना है। और सरकार को जो करना है वो काम नहीं कर रहे, जो नहीं करना है वो काम पे वो लगे हुए हैं। सरकार को आज जैसे एक्ट में संशोधन करना, ये जो सूचना का अधिकार का जो एक्ट है उन पे संशोधन करने के लिए जा रहा है। आप बताइए कि लोगों को जानकारी चाहिए कि सरकार क्या कर रहा है, आप उसमें संशोधन करने के लिए जा रहे हैं। जो काम नहीं करना चाहिए, जो लोगों ने आंदोलन करके, मेहनत करके, खून पसीना बहा के जो काम को लागू करवाया यूपीए सरकार के टाइम में, आज उसको आप कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। तो जो पॉपुलेशन कंट्रोलिंग पे जो काम करना चाहिए सरकार को, वो नहीं करके जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रही है सरकार, केंद्र सरकार। 3 तलाक के मुद्दे पे लगातार बहस चल रही है। एक बीजेपी छोड़ के लग रहा है कि ऐसी बाकी सारी पार्टी एकदम से विरोध में चल रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इस पे विपक्ष का भी बात सुनना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए, और किसी को जेल में ठूस देना ही कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक विपक्ष की तरफ से जो हमको देखने के लिए मिल रहा है कि जो 3 साल का सज़ा है उसमें कहीं ना कहीं उसको पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। किसी को सज़ा दे के जेल में रख देने से समस्या तो हल नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप सरकार एक अच्छा पॉलिसी बनाएं और दोनों पक्ष के लोगों को आप कहीं ना कहीं एक साथ बैठा के, क्योंकि ये जाति धर्म का से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसके ऊपर हर किसी को आपको खुश करके इसको रणनीति को आगे लेके चलना पड़ेगा। कल कोई अगर बोल दे कि मुकेश सहनी को पूजा नहीं करना है तो ये भी गलत होगा। तो लेकिन समझा के अगर किया जाए तो फिर हम भी सोचेंगे इस पर क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को विपक्ष का सहारा लेकर, विपक्ष से समझ के और बेहतर समाज के कल्याण के हित में कार्य करना चाहिए।
अच्छा, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरह से समाज में जागरूकता लाया जाए, या फिर प्रशासन की फेल्योर है ये? प्रशासन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। और इस देश में जय श्री राम बोल के किसी का हत्या कर देना, ये मैं समझता हूँ कि मेरे जय श्री राम, मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ और मैं जय श्री राम को गर्व से जय श्री राम बोलता हूँ। और मेरा जय श्री राम इतना गलत नहीं हो सकता कि किसी को जय श्री राम बोल के किसी को चिढ़ाया जाए, किसी को जय श्री राम बोल के मार दिया जाए। ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही गलत हो रहा है देश में और इसको रोकना चाहिए। और जो आज का सरकार है, कहीं ना कहीं उनका इसमें रोल बहुत बड़ा है कि उनके ही देख रेख में इस तरीके का हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि जय श्री राम उस समय में लिया जाता था, जो काम नहीं होता था, जय श्री राम जय हनुमान नारा लगा के वो काम किया जाता था। आज जय श्री राम इस तरीके से नाम बदनाम हो रहा है कि जय श्री राम के नाम से किसी का हत्या हो रहा है। जय श्री राम, हमारे प्रभु श्री राम भी नहीं चाहते होंगे कि हमारे नाम लेकर कोई किसी का हत्या कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो ये थे हमारे साथ मुकेश सैनी जी, हमने उनसे बात की। आप देख रहे थे सिटी पोस्ट। नमस्कार। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।